इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? हम्म। इधर ये भी नहीं खुल रहा टेलीग्राम। एक बार वो खोलना, एप्लीकेशन खोलो। हेलो हेलो। हाँ शुरू हो गया ना, लेकिन ज्यादा लाउड हो गया। सब क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या मैं सबको क्लियर दिखाई दे रहा हूं और सबको आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करके बताइए। ठीक हुआ क्या? माइक देख बार बताइए, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? हम्म। जीरो है। हेलो। ठीक है अब। हाँ उस एप्लीकेशन पे जाओ, ऑल टैप करो। जी सर जी क्लियर है। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सबको वॉइस क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ मैंने बंद किया हुआ था, अब आ रहा होगा सबको। साउंड का कुछ इशू था, अब आई थिंक सही हो चुका है वो, ठीक है। चलो वी कैन स्टार्ट नाउ। एक बार कंफर्म कर दो फाइनल जल्दी कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब बता दीजिए, अब ठीक है? सबको आवाज आ रही है? इज एवरीथिंग फाइन? हाँ कि ना? होता है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी कुछ इशू आता है, कभी कभी आता है ना? टेक्निकल चीजें हैं, मशीन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, है ना? ठीक।
चलिए, चलो सब ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब के अंदर लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है, 12-13 क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब नहीं रुकेगी क्लास, पिछली क्लास रुक रही थी, अब नहीं रुकेगी क्लास, ठीक है। मैंने कहा ना थोड़ा सा टेक्निकल इशू, क्योंकि स्टूडियो नया सेटअप हुआ है अभी, मेरा तो नहीं है, आपको पता है मेरा स्टूडियो नहीं है, हम लोग हेल्प ले लेके अपना काम चला रहे हैं अभी, ठीक है, जैसे तैसे दोस्ती यारी कह लो या कुछ भी कह लो, या समझ जाओ, तो वैसे हम लोग काम चला रहे हैं, ठीक है। तो अभी नया सेटअप हुआ है, ये कभी आपको दिखाऊंगा पूरा, बहुत बहुत प्यारा सा रूम है, ये नया सेटअप हुआ है, जिसके चक्कर में थोड़ा सा इशू शायद आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो नए बच्चे हैं क्लास में, जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है या कल एडमिशन लिया है, या फिर जो एडवर्ब की स्टार्टिंग से नहीं है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो समझाने वाला हूं वो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियोस पड़ी हैं पुरानी क्लासेस की, पुराने लेक्चर्स की, वो आप लोग क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है, दिन में देख लेना जब आपको टाइम मिले। ऑल क्लियर भाई? फिलहाल अभी आप अभी की क्लास देखो, ठीक है, और बहुत ध्यान से पेशेंस बना के देखना, समझ में आएगा सब कुछ, अगर आप आराम आराम से देखने की कोशिश करोगे तो, और सारी वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है भाई। स्टार्ट करें, चलो। जो रेगुलर देखते हैं क्लास उनको तो पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब के अंदर आज लेक्चर नंबर है 10। एडवर्ब के 9 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, और कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, इधर 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 कमेंट में कोई भी बेफिजूल की बात ना करें, पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, ठीक है। मेरी शादी से रिलेटेड या जन्मदिन से रिलेटेड बातें ना करें। वो बातें करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के पर्सनल डीएम में, वहां पर आप करना, अभी क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटली, यूज ऑफ सो वेरी एंड टू। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, यूज ऑफ अलाउड एंड लाउडली, इनके बीच में जो इनके यूजेस हैं और इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर मैं कहूं कि एडवर्ब से क्वेश्चन आता है और मैं कहूं कि एडवर्ब में कहां से आता है, तो मैं कहूंगा यहां से आता है। जो पिछली 2 क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वो तो था अपने आप में इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में उठकर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो एडवर्ब के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप ऐसे उड़ा दोगे, देखना, ठीक है। बस आपको क्या है, ध्यान से देखना है। डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटली, सो वेरी, टू का यूज, डिफरेंस बिटवीन एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली, यूज ऑफ अलाउड एंड लाउडली, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली। एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में क्या डिफरेंस है, एट प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, प्रेजेंटली का क्या मतलब होता है, वो हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एट प्रेजेंट की। एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, एट द मोमेंट, जस्ट नाउ, एट दिस टाइम। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो व्हाट एम आई डूइंग एट प्रेजेंट, अगर मैं बोलूं व्हाट एम आई डूइंग एट प्रेजेंट, यानी कि व्हाट एम आई डूइंग नाउ, तो एट प्रेजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ। एट प्रेजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ। नाउ तो आप सबको पता है ना, जो पानी में चलाते हैं वो नाव नहीं, ये वाला नाव। नाव का मतलब अभी। एट प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट से बनने वाला एक फ्रेज है और कुछ नहीं है। ये जो एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बनने वाला एक फ्रेज है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है जस्ट नाउ, यानी कि अभी, एट द मोमेंट, इसी मोमेंट पर, ठीक है। जस्ट नाउ, एट दिस टाइम, या फिर एट द मोमेंट। और प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये क्या है, एक एडवर्ब है। जो एट प्रेजेंट है तो केवल एक फ्रेज है, सिंपल सा एक फ्रेज है जो प्रेजेंट से बना है। ये जो प्रेजेंटली है ये एडवर्ब है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट को देखकर, उनको लगता है कि प्रेजेंटली का मतलब होगा, क्या मतलब होगा, अभी, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो उनको लगता है प्रेजेंटली का मतलब अभी। वो प्रेजेंटली का मतलब ये समझ लेते हैं अभी या जस्ट नाउ, लेकिन ये इसका मतलब नहीं होता, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए समझ में आ गया। प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, सून। प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है, सून, यानी कि जल्दी ही, मतलब जल्दी ही।
एट प्रेजेंट का मतलब अभी, यानी कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। और जब हम बोलते हैं प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली असल में प्रेजेंटली का मतलब प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंटली का मतलब होता है वेरी सून, यानी कि बहुत जल्दी, ठीक है। या फिर कह सकते हो शॉर्टली, बहुत जल्दी, या फिर कह सकते हो और आफ्टर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के बाद, मतलब बहुत ही कम समय के बाद, ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा दूर तक नहीं जाना, आफ्टर शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े समय के बाद। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रेजेंटली का प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। देखो, आई विल टीच यू ऑल प्रेजेंटली, आई विल टीच यू ऑल प्रेजेंटली, आई विल टीच यू ऑल प्रेजेंटली। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मैं आप सबको अभी पढ़ाऊंगा, मैं आप सबको अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आप सबको पढ़ाऊंगा प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब क्या है? सून, या फिर कह सकते हो आफ्टर शॉर्ट टाइम, कि मैं आप सबको पढ़ाऊंगा सून, यानी कि जल्दी ही मैं आप सबको पढ़ाऊंगा, या फिर आफ्टर शॉर्ट टाइम मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। तो प्रेजेंटली मींस आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। इज दैट क्लियर? शी सफर्ड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, कि कल रात उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, लास्ट नाइट, बट शी इज फाइन एट प्रेजेंट। अब यहां पर क्या लिखा है? एट प्रेजेंट। अगर एट प्रेजेंट है तो मतलब ये बात कर रहा है जस्ट नाउ की, या फिर कह सकते हो नाउ की, कि भाई कल रात को एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अभी वो क्या है? एट प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी वो क्या है? शी इज फाइन। समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। प्रेजेंटली का प्रेजेंट टाइम से कोई लेने देना नहीं है, प्रेजेंटली का मतलब होता है इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। ऑल क्लियर? और एट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट नाउ, या फिर कह सकते हो अभी। उसके बाद है लाउडली और अलाउड। लाउडली आपको पता है एक एडवर्ब है, और अलाउड भी क्या है? एक एडवर्ब है, ठीक है। दोनों एडवर्ब है, दोनों का अपना अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। और इसका जो, इस अलाउड का जो एडजेक्टिव बनता है, इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है लाउड, ठीक है। लाउड एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है। मैंने भी बताया था कि जिनकी भी फर्स्ट या सेकंड क्लास है, मतलब जो इस टॉपिक के स्टार्टिंग से नहीं है, एडवर्ब की आज 10वीं क्लास है, तो जो एडवर्ब के स्टार्टिंग से नहीं है ये वो भी देख सकते हैं क्लास, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो बहुत बेसिक चीजें हैं, कि एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में क्या डिफरेंस है, लाउडली अलाउड में क्या डिफरेंस है। तो ये चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी, आज की क्लास आप देख लो। और जैसे जैसे समय रहे वैसे वैसे आप क्या करो, दिन में टाइम निकालकर जो क्लासेस हो चुकी हैं, जो लेक्चर्स हो चुके हैं, उसको आप देखना शुरू करो। जैसे आप एडवर्ब देख रहे हो तो एडवर्ब को भी देखो, और सेम टाइम पे मतलब एडवर्ब का एक लेक्चर देखने के बाद आप शुरू से शुरू करो नाउन से, नाउन की क्लास 1 से, ठीक है। आया भाई समझ में? आगे बढ़े। चलिए, लाउडली का मतलब क्या होता है? इन हाई वॉल्यूम। लाउडली का मतलब क्या होता है? इन हाई वॉल्यूम, ठीक है। हाई वॉल्यूम का मतलब पता है ना, जोर जोर से। लाउडली का मतलब इन हाई वॉल्यूम, यानी कि जोर जोर से, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, ये रहा, यू कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली, यू कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली, कि मतलब आप म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते, कैसे? लाउडली। यानी कि जो लाउडली है ये प्ले करने को क्वालिफाई कर रहा है, जो लाउडली वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्ले को। प्ले क्या है? एक वर्ब है। प्ले क्या है? एक वर्ब है। तो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो लाउडली क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। और लाउडली का मतलब क्या हो गया? इन हाई वॉल्यूम, कि आप इस हॉस्टल में या आप हॉस्टल में जोर से म्यूजिक नहीं बजा सकते, हाई वॉल्यूम में म्यूजिक आप नहीं बजा सकते, ठीक है। और अलाउड का मतलब क्या होता है? ऑडिबल। अलाउड का मतलब क्या होता है? ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनने योग्य। क्या होता है? सुनने योग्य, मतलब कम से कम इतना तो हो आवाज कि बंदा सुन सके। जैसे मैंने एक बच्चे से कहा क्लास के अंदर, मैंने कहा खड़े हो जाओ और मुझे सुनाओ 2 की टेबल सुनाओ मुझे, तो बच्चा ऐसे धीरे धीरे 2 1 2 2 4 2 3 4 ऐसे सुना रहा है। मैंने कहा भाई सुनाई नहीं दे रहा, स्पीक अलाउड। मैंने क्या बोला? स्पीक अलाउड। अगर इसकी जगह मैं बोल देता स्पीक लाउडली, तो लाउडली का मतलब बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता, क्योंकि वो समझ जाएगा, अगर पढ़ा लिखा बच्चा तो समझ जाएगा लाउडली का मतलब तो क्या होता है? हाई वॉल्यूम में। तो बच्चा चिल्लाना शुरू कर देगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे करके पूरे स्कूल में आवाज जाएगी उसकी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं स्पीक अलाउड, क्या बोल रहा हूं? स्पीक अलाउड। तो स्पीक अलाउड का मतलब है कि भैया कम से कम इतना तो बोल ले कि मैं सुन सकूं। अलाउड का मतलब ऑडिबल, सुनने योग्य, जोर जोर से नहीं,
सुनने योग्य, कम से कम ऑडिबल हो, कम से कम मेरे कानों तक तेरी आवाज पहुंच सके, तो स्पीक अलाउड। ठीक है, आया समझ में भाई? जैसे देखो स्पीक अलाउड, तो स्पीक अलाउड का मतलब क्या? जोर जोर से बोलो? नहीं, अलाउड का मतलब इतना बोलो कि कम से कम सुन सकूं। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। स्पीक अलाउड, आई कांट हियर यू, मतलब कम से कम इतना जोर से बोलो कि मैं तुम्हें सुन सकूं। यू कैन नॉट प्ले म्यूजिक लाउडली इन द हॉस्टल, ये तो आपको पता ही है कि आप हॉस्टल में जोर जोर से म्यूजिक नहीं बजा सकते। तो लाउडली और अलाउड में फर्क समझ में आया? लाउड की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं लाउड म्यूजिक, क्या बोलूं मैं? लाउड म्यूजिक। तो म्यूजिक यहां पर क्या है? म्यूजिक यहां पर नाउन है, और ये जो लाउड है ये क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो लाउड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो लाउड इज एन एडजेक्टिव। लाउड म्यूजिक, लाउड नॉइज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है? नहीं है? बढ़े आगे। एक मिनट, चलिए ये समझ में आ गया, लाउड और लाउडली। आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल एक का हिंदी क्या होगा? किसका? इसका। स्पीक अलाउड मतलब इतना बोलो कि मैं कम से कम सुन सकूं। आई कांट हियर यू, क्योंकि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। मान लो मैंने किसी से बोला कि भाई बताओ क्या होता तुम्हारे साथ, और वो बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं हेलो भाई, स्पीक अलाउड, मतलब स्पीक इतना, कम से कम इतना बोलो। अलाउड का मतलब इतना बोलो कि कम से कम मैं सुन सकूं। ठीक है, बहुत धीरे बोल रहे हो, आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। ठीक है, और मुझे मान लो किसी को बोलना हो कि भाई जोर जोर से चिल्लाओ, या जोर जोर से बोलो, हाई वॉल्यूम में बोलो, मतलब ये नहीं बोल रहा कि इतना बोलो कि मैं सुन सकूं, मैं बोल रहा हूं जोर जोर से बोलो, चिल्लाओ पागलों की तरह हाई वॉल्यूम में। तो मैं क्या बोलूंगा? स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। सामने से बोलेंगे जय माता दी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाउडली। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी, वेरी तो आपको पता है, देखो वेरी सबको पता है। वेरी क्या है? एक एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट कह लो, एडवर्ब ऑफ डिग्री कह लो। समझ में आया? एक्सटेंट या डिग्री का मतलब होता है ऐसे एडवर्ब्स जो किसी चीज की हद को बताते हैं। हद का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो एक को मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने? शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, यहां पर मैं किसी की क्वालिटी बता रहा हूं, शी इज ब्यूटीफुल। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कितनी ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल। देखो ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस की मीनिंग पूरी चेंज हो गई, नहीं ना, केवल क्या किया? वेरी ने केवल क्या किया? ब्यूटीफुल की हद को बताया कि ब्यूटीफुल है लेकिन कितनी? बहुत। तो वेरी क्या करता है? किसी भी शब्द के साथ जब जुड़ता है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ या वर्ब के साथ जब जुड़ता है, तो क्या करता है? उसकी हद को बताता है। क्या करता है? उसकी हद को, कि किस हद तक कोई चीज है। जैसे मैं बोलूं शी इज मैड, शी इज वेरी मैड, या शी इज कंप्लीटली मैड, ये बोलना ज्यादा ठीक है यहां पर, शी इज कंप्लीटली मैड, है ना। मैं बोलूं ही इज हैंडसम, एक मैं बोलूं ही इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम और वेरी हैंडसम में क्या फर्क है? वेरी जो है वो हैंडसम की हद को बता रहा है कि कितना हैंडसम, बहुत हैंडसम। तो वेरी क्या करता है? एक्सटेंट या डिग्री को बताता है। किसको बताता है? एक्सटेंट या डिग्री को। ठीक है, समझ में आया भाई? देखो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड विद, भाई कैसे अनपढ़ बच्चे हैं यार ये। इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसको हम यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इट इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वेरी को हम जिस एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे वो होना चाहिए एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, हम वेरी को जिस एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे
वो होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है मेरे भाई? एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? कौन कौन सा? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं फाइन, तो फाइन क्या है? पॉजिटिव डिग्री। मैं बोलूं फाइनर, तो फाइनर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। मैं बोलूं फाइनेस्ट, तो फाइनेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो वेरी के साथ कभी भी ना तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा ना कभी भी सुपरलेटिव आएगा। हम ये नहीं बोल सकते ही इज वेरी टॉलर, गलत है। हम ये नहीं बोल सकते ही इज वेरी टॉलेस्ट, गलत है। हम सिंपली बोलेंगे ही इज वेरी टॉल। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी टॉल। ऑल क्लियर? समझ में आया भाई? हाँ कि ना? वेरी इज यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पहली चीज, जैसे एग्जांपल देखो, वेरी टॉल है ना पॉजिटिव डिग्री, वेरी स्मार्ट है ना पॉजिटिव डिग्री, वेरी बिग है ना पॉजिटिव डिग्री। अगर इसकी जगह पे बोलता वेरी टॉलर तो गलत होता है, वेरी स्मार्टर गलत होता, वेरी बिगर गलत होता। तो पहली चीज ये याद रखो कि वेरी के साथ आपको एग्जाम में दे देगा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो वेरी और मच एक साथ दिख जाए और इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है, ये ध्यान रखना। अगर वेरी के साथ मच भी लगा है, वेरी मच, क्या लगा है? वेरी मच, तो वेरी मच के साथ में एडजेक्टिव का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो आ सकता है। अगर केवल वेरी है, अगर केवल क्या है? वेरी है, तो कंपैरेटिव डिग्री कभी नहीं आएगा। अगर वेरी मच है, क्या है? वेरी मच, तो कंपैरेटिव डिग्री आ सकता है। जैसे वेरी मच टॉलर या वेरी मच वाइजर है ना, कंपैरेटिव है टॉलर, वाइजर भी कंपैरेटिव है, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? वाइज होता है। लेकिन अगर वाइज लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे अगर वाइजेस्ट लगा दोगे तो क्या होगा? सही है गलत? वेरी मच वाइजेस्ट, सही की गलत? गलत, ठीक है। अगर वेरी मच साथ में है तो फिर आपको क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बहुत आसान है। वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और अगर वेरी मच है तो वेरी मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या लिखा आगे? कैन बी यूज्ड बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है मेरे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एक एडजेक्टिव की तरह काम करे। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन भी बन सकता है, वर्ब तो होता ही है वो, और वो एडजेक्टिव भी बन सकता है। क्या बोला मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब तो वो है नो डाउट, लेकिन वो नाउन भी बन सकता है और वो एडजेक्टिव भी बन सकता है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, देख लो फ्लाइंग जट, मूवी देखी होगी आप लोगों ने टाइगर श्रॉफ की, फ्लाइंग जट। तो यहां पर जो फ्लाइंग है वो क्या है? फ्लाई प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। क्या यहां पर फ्लाइंग किसी के काम को बता रहा है? क्या क्या फ्लाइंग यहां पर किसी के काम को बता रहा है? अगर मैं बोलूं बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहां पर आप कहोगे सर फ्लाइंग जो है ना बर्ड्स के काम को बता रहा है। मतलब यहां पर जो फ्लाइंग है वो एक वर्ब का काम कर रहा है, किसी के एक्शन को बता रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, करेक्ट है भाई, फ्लाइंग यहां पर काम को बता रहा है। लेकिन मैंने बोला फ्लाइंग जट, जट जो है एक नाउन है। जट क्या है? एक नाउन है। अब जट की विशेषता बता रहा है फ्लाइंग, कि भाई जट कैसा है? फ्लाइंग, यानी कि उड़ने वाला। अगर मैं ये बोलता कि द जट इज फ्लाइंग, क्या बोलता? द जट इज फ्लाइंग, तो आप कहते हैं सर यहां पर जो फ्लाइंग है जट के काम को दिखा रहा है। लेकिन मैंने बोला फ्लाइंग जट, यानी कि फ्लाइंग को पहले रखा और नाउन को बाद में रखा। इसका मतलब जो फ्लाइंग है वो किसी के काम को नहीं बता रहा, बल्कि जट की विशेषता बता रहा है कि भाई जट कैसा है। सर थोड़ा सा अलग से एग्जाम डाकर समझिया, संजना क्या लिखते हो पहले तो क्लियर लिखा करो और खुद समझा करो कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्या एग्जांपल देके समझाऊं? ये एग्जांपल ही तो, और क्या है ये क्या है? वेरी टॉल। अब इसी को मैं लिख दूं ही इज वेरी टॉल, तब समझ में आ जाएगा। अरे सिंपल है भाई, वेरी के बाद में पॉजिटिव डिग्री आएगा तो वेरी टॉल, सिंपल। इसी को मैं लिख दूंगा ही इज वेरी टॉल, शी इज वेरी स्मार्ट, है ना, दैट बैग इज वेरी बिग, तो ऐसे समझ में आ जाएगा। बात तो वही है, बच्चे थोड़ी हो 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के। समझ में आया भाई? तो मैंने बोला फ्लाइंग जट, तो यहां पर जो फ्लाइंग है वो जट की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जट अपने आप में नाउन है, तो जो किसी नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो फ्लाइंग जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। फ्लाइंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। ऑल क्लियर? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम करे उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लग सकता है, क्योंकि मान लो देखो ये तो एडजेक्टिव है और मैंने क्या बताया? एडजेक्टिव की हद को बताने के लिए अभी मैंने बताया था ना एग्जांपल देखिए ऊपर कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था ही इज वेरी ब्यूटीफुल,
सॉरी ही कह रहा हूं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी हैंडसम, कहा था ना मैंने। तो एडजेक्टिव की हद को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। तो ये जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट ही तो है। तो ये अगर एडजेक्टिव बन गया, देखो इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, बोरिंग एक एडजेक्टिव है, अनोइंग एक एडजेक्टिव है, केयरिंग एक एडजेक्टिव है। तो इनको अगर मैं बताना चाहूं इनकी हद, कि अगर मान लो कोई इंसान केयरिंग है और मैं बताना चाहूं कि भाई वो केयरिंग कितना, बहुत केयरिंग है, क्या केयरिंग एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। मैं बोलूं ही इज केयरिंग, लड़कियां अक्सर बोलती कि मेरा वाला बहुत केयरिंग है, तो केयरिंग क्या कर रहा है, उसके वाले की विशेषता बता रहा है, उसका वाला एक नाउन है, हाँ कि ना, और केयरिंग क्या कर रहा है, उसके वाले की विशेषता बता रहा है। तो केयरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, केयरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब दूसरी वाली कहती है तेरा वाला केयरिंग होगा लेकिन मेरा वाला इज वेरी केयरिंग, मतलब वो क्या कर रही है, बता रही है कि मेरा वाला भी केयरिंग है लेकिन मेरा वाला कितना केयरिंग है, बहुत केयरिंग है, यानी कि केयरिंग की हद को बता रहा है कि कितना केयरिंग, बहुत केयरिंग। तो वेरी जो है एडजेक्टिव के साथ लगता ही है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करता है, तो वेरी लगा सकते हो इसके साथ में, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, वेरी अनोइंग। कोई बोले मेरा वाला तो बहुत परेशान करता है, मेरा वाला इज वेरी अनोइंग, है ना, समझ में आ रहा है भाई, वेरी अनोइंग या फिर वेरी केयरिंग। यहां तक जिसको समझ में आ गया वो क्लियर लिखे, और जिसको समझ में नहीं आया वो लिखे सर एक बार और, वंस मोर, जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूं अगली स्लाइड पे फटाफट। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, माइक बंद था, सॉरी सॉरी सॉरी, दिखाई नहीं मुझे, वंस मोर। क्या होता है मेरे साथ कभी कभी, बीच में माइक ऑफ किया था, अब ऑन करना ही भूल गया, सारा मैंने समझा दिया, कमाल है। पेशेंस पेशेंस, आप लोग पेशेंस बना के रखो, ठीक है, पेशेंस बनाकर, अरे ठीक है, इतनी जल्दी तुम लोग क्यों व्याकुल हो जाते हो, ठीक है चलो। देखो मैंने ये समझाया, एक बच्चे ने लिखा वंस मोर, बाकी सब ने लिखा क्लियर है, तो उसी की बात पे मैं समझा रहा था कि भाई ये जो V1 प्लस आईएनजी होता है ना, अगर ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसके साथ में वेरी लगाना है आपको। अगर आप उसकी हद को बताना चाह रहे हो तो वेरी लगाओ, मच नहीं लगाना। अगर एग्जाम में आपको दे दे मच बोरिंग या मच इंटरेस्टिंग या मच अनोइंग या मच केयरिंग, तो वो गलत हो जाएगा, इस तरीके से एग्जाम में आपको दिया जाएगा। ऑल क्लियर, क्या आएगा, वेरी आ जाएगा, ठीक है भाई, आया समझ में। ठीक है चलो बढ़े आगे,
बाकी सबको क्लियर था, मैंने समझा दिया। ये वेरी का यूज है। दोबारा से एक बार देख लो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर आप वेरी को किसी एडजेक्टिव के साथ लगाते हो तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री का। ये पहली बात। किसका होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर वेरी के साथ मच है तो उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ सकता है। आ सकता है क्या? आएगा। फिर पॉजिटिव मत लगाना, कंपैरेटिव ही आएगा, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उनके साथ में क्या लगता है? वेरी, मच नहीं लगता। ऐसे लिख भी सकते हो आप, मच इज नॉट यूज्ड, ऐसे मच इज नॉट यूज्ड। एग्जाम में जो देगा उसी के हिसाब से लिख दिया मैंने। एग्जाम में क्या दे देगा? मच दे देगा आपको, ठीक है। ऑल क्लियर। अब बात करते हैं मच की। अभी आपने वेरी का यूज देख लिया। भाई वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। और मच का मतलब भी क्या होता है? बहुत, ठीक है। वेरी का मतलब भी बहुत और मच का मतलब भी बहुत। तो कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि वेरी लगाए मच लगाए। तो वेरी का यूज मैंने आपको बता दिया कहां कहां पे करना है। अब जरा मच का यूज देख लो कि मच का यूज कहां पे करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना भाई। देखो मच, इट इज यूज्ड विथ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फर्क समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहला फर्क देखो, वेरी को हम कब लगाते हैं? एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री होता है, ये वेरी का है। अब मच का देखना एक बार। मच को हम लगाते हैं विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फर्क, पहला फर्क समझ में आया दोनों के बीच में? दोनों के बीच में पहला डिफरेंस समझ में आया? वेरी को हम लगाते हैं, अब तो साउंड क्लियर है भाई। अब तो माइक ऑन है। हेलो हेलो हेलो, अब तो माइक ऑन है मेरा। हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर है क्या? अब तो माइक ऑन है। वॉइस क्लियर है? जल्दी बताओ, वॉइस क्लियर है? तो ये कौन है भाई ये जो लिख रहा साउंड प्रॉब्लम है? मैं ये बता रहा था वेरी और मच के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको ये समझाया था सारा कि वेरी कहां कहां पे लगता है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ में वेरी लगता है, और अगर मैं कंपेयर करूं तो मच जो है ये लगता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ में, ठीक है। दोबारा देखो, जैसे मैंने लिखा था वेरी टॉल, अगर मान लो टॉल की जगह होता टॉलर तो मैं क्या लगाता? मच। फिर मैं क्या बोलता? मच टॉलर। ऐसे मान लो लिखा मैंने वेरी स्मार्ट, अगर स्मार्ट की जगह होता स्मार्टर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, तो मैं क्या लगाता? मच स्मार्टर। क्या लगाता मैं? मच स्मार्टर। अगर मान लो बिग की जगह दिया होता बिगर, तो मैं क्या लगाता? बिग। मैं क्या लगाता? मच बिगर। क्या लगाता? मच बिगर। जैसे कि अच्छा बेसिकली क्या होता है ना, मच हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है उसको जस्ट हम एम्फेसाइज करते हैं। जैसे वेरी से क्या करते हैं हम? वेरी लगाकर हम क्या बताते हैं? किसी चीज की हद बताते हैं, किसी चीज की हद बताते हैं। ऐसी जब हम मच लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसकी हद को ना बताकर हम ना उसको एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। जैसे एक तो होता है कि आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। एक होता है आई एम मच बेटर देन यू, आई एम मच बेटर देन यू, मतलब मैं तुमसे बहुत अच्छा हूं। तो सेंस वही जाती है बहुत वाली। वेरी का जो मतलब होता है बहुत, वही मच का मतलब निकल के जाता है बहुत। सही है, हम बस उसको क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं। मैं नॉर्मली बोलूं आई एम बेटर देन यू, एक मैं बोलूं आई एम मच बेटर देन यू, तो दोनों में फर्क है। पहले वाले का मतलब है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, और दूसरे वाले का मतलब मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं। तो मच हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। पहला फर्क समझ में आया? जैसे देखो, मच बेटर, मच वाइजर, मच टॉलर, ठीक है। अगला, कैन बी यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा दूसरा फर्क देखो बिल्कुल क्लियर। यहां पर क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आप लगाते हो वेरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या लगाते हो? वेरी। ऐसी जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, अब आप कहोगे सर ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह वर्क करे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव की तरह काम करे। जैसे मैं बोलूं दिस मूवी इज बोरिंग, तो यहां पर जो बोरिंग है V1 प्लस आईएनजी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मूवी की विशेषता बता रहा हूं। दिस मूवी इज बोरिंग, बोरिंग क्या है? मूवी। तो बोरिंग एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो बोरिंग एक एडजेक्टिव है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब एडजेक्टिव का काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको, उसके साथ में क्या लगाना है? वेरी। क्या लगाना है? वेरी। ऐसे ही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। मैंने अभी एडवर्ब बोल दिया गलती से, सॉरी। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ऐसी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे मान के चलो मैं बोलूं सरप्राइज्ड, जैसे मैंने बोला आई वॉज सरप्राइज्ड, मैंने बोला आई वॉज सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड कौन था? मैंने यहां पर अपने काम को तो नहीं बताया ना, मैंने बोला आई वॉज, यानी कि मैं था। क्या था? सरप्राइज्ड। यानी कि जो सरप्राइज्ड वर्ड है वो आई को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे मैं बोलूं आई वॉज सरप्राइज्ड, तो यहां पर सरप्राइज्ड कौन था? सरप्राइज्ड कौन था? मैं था। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है, हाँ कि ना? सरप्राइज्ड कौन था? मैं। तो यानी कि यहां पर जो सरप्राइज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है अपने आप में। सरप्राइज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सरप्राइज्ड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या ये किसी के काम को दिखा रहा है? क्या यहां पर मैंने ये बोला कि मैंने किसी को सरप्राइज दिया या मैंने किसी को सरप्राइज किया या किसी ने मुझे सरप्राइज किया? नहीं। आई वॉज सरप्राइज्ड, कि मैं सरप्राइज्ड था, तो मैं था। मैं क्या था? सरप्राइज्ड। यानी कि जो सरप्राइज्ड है वो आई की विशेषता बता रहा है, आई को क्वालिफाई कर रहा है। और आई क्या है? एक प्रोनाउन। आई क्या है? एक प्रोनाउन। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये वर्ब का काम ना करके एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। सिंपल। तो मैंने क्या बताया कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी लगाते हैं, ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी नहीं लगाते, मच लगाते हैं। वहां पर मैंने क्या बताया था कि मच नहीं लगाते। यहां पर मैंने क्या बताया था? मच इज नॉट यूज्ड। तो ऐसे ही आपको यहां पर करना है वेरी इज नॉट यूज्ड। यहां पर क्या लिखना है? वेरी इज नॉट यूज्ड। ठीक है, वेरी इज नॉट यूज्ड। ध्यान रख लोगे भाई इस चीज को, ये दो डिफरेंस बहुत मेजर है दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे मच सरप्राइज्ड, मच डिजायर्ड। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा करना। और डिजायर्ड वो आपकी थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जैसे कि दिस वॉज द मच डिजायर्ड सीरीज या दिस वॉज द मच डिजायर्ड मूवी। दिस वॉज द मच डिजायर्ड मूवी। तो डिजायर्ड क्या कर रहा है? मूवी को क्वालिफाई कर रहा है ना कि ये मूवी क्या थी? मच डिजायर्ड, यानी कि लोगों की इच्छा थी इस मूवी को देखने की। मच डिजायर्ड मूवी। तो डिजायर्ड क्या कर रहा है? मूवी को क्वालिफाई कर रहा है। मूवी एक नाउन है, तो डिजायर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का काम करे तो उसके साथ हम मच लगाते हैं, इसलिए मैंने बोला मच डिजायर्ड। क्या बोला मैंने? मच डिजायर्ड। ठीक है, ऑल क्लियर? आई एम सरप्राइज माई फैमिली नहीं होता भाई, गलत इंग्लिश है। आई सरप्राइज माई फैमिली या आई गेव अ सरप्राइज टू माई फैमिली। ठीक है, समझ में आया भाई? दो फर्क समझ में आए? वेरी में क्या था? यहां पे पॉजिटिव डिग्री था। मच में क्या है? कंपैरेटिव है। वेरी में क्या था? यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मच में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये सबसे बेसिक डिफरेंस था जो आपको समझ में आना चाहिए। ऑल क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, यूज ऑफ टू। कई बार लोग क्या करते हैं ना, वेरी को टू समझ लेते हैं। देखो वेरी का मतलब भी क्या होता है? बहुत। और टू का मतलब भी क्या होता है? बहुत। फर्क क्या है कि वेरी जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, प्लेजेंट एंड प्लेजेंट दोनों टाइप के एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज बैड, ही इज वेरी बैड, ही इज नॉट वेरी बैड। ही इज वेरी बैड, ये क्या है? पॉजिटिव। सॉरी, सेंस वाइज देखोगे तो नेगेटिव है। ही इज वेरी बैड, सेंस वाइज देखोगे नेगेटिव है। ही इज नॉट वेरी बैड, सेंस वाइज देखोगे क्या है? पॉजिटिव है कि भाई वो बहुत बुरा नहीं है। लेकिन जो टू है ये केवल नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? नेगेटिव सेंस में। क्योंकि टू की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो क्या होती है? मोर देन रिक्वायर्ड। क्या होती है? मोर देन रिक्वायर्ड।
ऊपर लिखा भी हुआ है, यहां पर लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, फिर भी समझा रहा हूं। जैसे मान लो जहां पर आपको वेरी लगाना है वहां पर अगर आप टू लगा देते हो, मैंने क्या बोला, जहां पर आपको वेरी लगाना है अगर वहां पर आप टू लगा देते हो, जैसे मैंने बोला ही इज वेरी गुड, मैंने क्या बोला, या मैंने बोला ही इज वेरी काइंड, कोई इंसान है उसके बारे में बोल रहा हूं ही इज वेरी काइंड, तो यहां पर मीनिंग क्या निकल रही है, ही इज वेरी काइंड, मतलब वो बहुत दयालु है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ही इज वेरी काइंड, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। अब कई बच्चों को लगता है कि भाई जो मीनिंग वेरी का है बहुत, वही मीनिंग टू का है, टू का मतलब भी बहुत होता है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है, तो एक काम करते हैं इसको ऐसे बोलते हैं ही इज टू काइंड। अगर आप ये बोल देते हो ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो बहुत दयालु है, वो बहुत दयालु है, ठीक है। अगर आप बोल देते हो ही इज टू काइंड, ही इज टू काइंड, तो असल में आप यहां पर क्या हो, गलत हो, ठीक है। गलती क्या है, आप वेरी की जगह टू नहीं लगा सकते, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा, यानी कि अगर आप किसी को बोलते हो ही इज वेरी काइंड तो आप एक अच्छी बात कर रहे हो कि वो बहुत दयालु है। अगर आप बोलते हो ही इज टू काइंड कि जितना दयालु नहीं होना चाहिए वो उतना दयालु है, ये क्या बात हुई भाई। या तो आप उसको बोलो कि दयालु है, अगर आप उसकी अच्छाई करना चाह रहे हो, क्या टू लगाकर अच्छाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्योंकि टू लगते ही मीनिंग क्या बन जाती है, जरूरत से ज्यादा, वो जरूरत से ज्यादा दयालु है, तो तारीफ तो नहीं है ना, सेंस नेगेटिव चला गया ना, हाँ कि ना। वेरी लगाने से आप डायरेक्ट अच्छी बात कर रहे हो, एक पॉजिटिव सेंस वाली बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, पॉजिटिव सेंस वाली बात कर रहे हो। लेकिन जब आप टू लगा देते हो तो आपका सेंस नेगेटिव हो जाता है, ही इज टू काइंड, मतलब वो जरूरत से ज्यादा दयालु है, वो जरूरत से ज्यादा क्या है, दयालु है, ठीक है। ऑल क्लियर ठीक है। क्षितिज पढ़ाई करिए, क्षितिज नाम है ना आपका, क्या नाम है, क्षितिज, नहीं देख पा रहा हूं मैं, हाँ क्षितिज, बहुत अच्छा नाम है आपका, ठीक है भाई। तो जहां पर वेरी आता है वहां पर टू नहीं आता, क्योंकि वेरी अपने आप में एक अलग मीनिंग रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस रखता है, और टू जो है केवल एक नेगेटिव सेंस रखता है। इसीलिए हमेशा जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव या फिर कह सकते हो ऐसा सेंटेंस जिसकी मीनिंग क्या आ जाए, अनप्लेजेंट जाए, जिसकी मीनिंग क्या आ जाए, बुरी जाए, वहीं पर टू लगाओ, वहीं पर क्या लगाओ, टू लगाओ। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज टू बैड, ही इज टू बैड, अब देखो इसकी मीनिंग बिल्कुल ठीक, क्योंकि वैसे भी तो आप बुराई कर रहे हो ना, ही इज टू बैड मतलब जितना बुरा नहीं होना चाहिए ना बंदा उतना बुरा है, तो ये ठीक है। जब आप किसी की बुराई कर रहे हो, जब आपका सेंस नेगेटिव है, बोलने के पीछे का सेंस क्या है, नेगेटिव, तब टू बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि वहां पर वो मीनिंग को और अच्छा बना रहा है कि ही इज टू बैड, भाई वो बुरा नहीं है, उतना बुरा जितना नहीं होना चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर किसी को बोल दो ही इज टू गुड, कई बार बोलते हैं ही इज टू गुड, ही इज टू स्वीट, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितना स्वीट, जितना मीठा, सॉरी मीठा तो गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब जितना स्वीट उसको नहीं होना चाहिए वो उतना स्वीट है, यानी कि ये आप तो उसकी तारीफ थोड़ी कर रहे हो कि जितना स्वीट नहीं होना चाहिए उतना स्वीट है। अब खुद बताओ क्या ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, ही इज टू गुड मतलब जितना अच्छा होना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा है, ही इज टू गुड जितना अच्छा होना चाहिए उससे ज्यादा अच्छा है, तो क्या आपको लग रहा है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, समझ में आया। इसलिए टू के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। देखो जरा यूज ऑफ टू, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। टू को हम यूज करते हैं जब हमें यह बताना हो मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं द वाटर ऑफ द होली गंगा, क्या बोलूं मैं, द वाटर ऑफ द होली गंगा इज टू प्योर, द वाटर ऑफ द होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा का जो पानी है इज टू प्योर, इसका मतलब जितना प्योर नहीं होना चाहिए उतना प्योर है। ये क्या बात हुई, जितना प्योर नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा प्योर है, हैं? तो ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया ना, इसकी जगह पर क्या बोलोगे, द वाटर ऑफ द होली गंगा इज वेरी प्योर, इसका मतलब है बहुत प्योर है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो मोर देन रिक्वायर्ड विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव के साथ लगाना जो अनप्लेजेंट हो, या फिर कह सकते हो जो सेंटेंस का जो मीनिंग जाएगा, सेंटेंस का जो सेंस जाएगा वो अनप्लेजेंट जाएगा, जो सेंटेंस का ओवरऑल जो मीनिंग जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, अनप्लेजेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तभी आपको टू का यूज करना है जब आपको कोई अनप्लेजेंट चीज दिखानी हो, ठीक है। और इसके साथ टू के साथ भी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आपने पढ़ा था ना अभी ऊपर कि वेरी के साथ भी हमेशा यही आता है, वेरी के साथ भी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बताया था अभी मैंने पीछे, वेरी का जब यूज पढ़ा रहा था, यहीं पर देखो, ज्यादा पीछे नहीं है। वेरी के साथ क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे टू के साथ भी क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत। तो जहां पर वेरी यूज होना है वहां पर टू यूज मत करना,
कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि वेरी और टू दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत, तो जहां पर वेरी है वहां पर टू लगा दो। हम लोग अक्सर गलती करते भी, हम नहीं, मैं तो नहीं करता, बहुत लोग गलती करते हैं बोलते समय भी, है ना, बोलते ना ही इज टू गुड, बोलते हैं ना, शी इज टू क्यूट, बोलते हैं ना, गलत है। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा है, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, तो ये पॉजिटिव सेंस में तो नहीं गया। अगर आप तारीफ ही कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, शी इज वेरी क्यूट, ये बोलोगे ना आप, ठीक है। जैसे देखो ही इज टू अगली, वो बहुत भद्दा है, तो देखो ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, यानी कि ऑलरेडी इसका जो सेंस है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगली का मतलब भद्दा, तो इसमें चल जाएगा टू, कि मतलब जितना भद्दा नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा भद्दा है वो, कि मतलब भद्दों में भद्दा, भद्दों में भद्दा, ठीक है। द सूप इज टू हॉट, सूप जो है ना बहुत हॉट है, सूप जो बहुत हॉट है। तो अब आप, कई बच्चे कहेंगे सर हॉट अनप्लेजेंट कैसे हो गया, हॉट तो सर अपने आप में प्लेजेंट भी हो सकता है, सर्दी के महीने में तो सर हॉट प्लेजेंट हुआ ना, और गर्मी के महीने में हॉट अनप्लेजेंट है, तो सर ये एडजेक्टिव अनप्लेजेंट कहां है भाई, एडजेक्टिव अनप्लेजेंट प्लेजेंट की कैटेगरी में नहीं है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सेंस को पकड़ना। मैंने क्या बोला, ओवरऑल जो सेंस है, ओवरऑल जो सेंस या मीनिंग है, जो सेंस या मीनिंग है आपको उसको पकड़ना है। मैं अगर बोल रहा हूं तो सूप इज वेरी हॉट, तो क्या वो गलत है, नहीं, वो भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूप क्या है, बहुत गर्म है, सूप क्या है, बहुत गर्म है। अगर मैं बोलूं तो सूप इज टू हॉट, इसका मतलब जितना हॉट नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा हॉट है, ये भी ठीक है बेचारा अपने आप में। इसका सेंस नेगेटिव चला गया, उसका सेंस पॉजिटिव चला गया, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते ही है जो अनप्लेजेंट होते ही हैं, और कुछ होते हैं जो देखने में अनप्लेजेंट नहीं होंगे, लेकिन वहां पर अगर टू लगाओगे तो मीनिंग बिल्कुल ठीक देते हैं। शी इज टू यंग टू बी वॉचिंग दिस मूवी, मतलब शी इज टू यंग टू बी वॉचिंग दिस मूवी, मतलब इस मूवी को देखने के लिए, इस मूवी को देखने के लिए वो क्या है, टू यंग है। टू यंग का मतलब क्या है कि जितना यंग नहीं होने चाहिए उतना यंग है वो, मतलब इस मूवी को देखने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चा इस उम्र से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा यंग नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा यंग। देखो ये उम्र यहां से शुरू हो रहा है, मान लो उम्र यहां से शुरू हो रहा है, और मैंने बोला कोई इस लेवल पे है, ठीक है मैंने बोला कोई इस लेवल पे है, तो मैंने क्या बोला कि भाई यहां तक जो यंग है, अगर मैं ऊपर से पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां तक जो यंग है वो चल जाएगा, मूवी को देखने के लिए यहां तक जो यंग है वो चल जाएगा, इससे ज्यादा यंग नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो अगर मैं बोल रहा हूं शी इज टू यंग, मतलब जितना यंग होना चाहिए उससे ज्यादा यंग है वो, तो यहां पर तो मीनिंग बिल्कुल ठीक जा रही है, क्योंकि सेंस हमारा नेगेटिव लेके आना है हमें, कि मतलब इस मूवी को देखने के लिए जितना यंग नहीं होना चाहिए वो उतनी यंग है, या फिर ये कह सकते हो कि जितना यंग होना चाहिए वो उससे ज्यादा यंग है, उससे ज्यादा क्या है, यंग है, मतलब वो यंग में भी बहुत नीचे है, यंग में भी क्या है, बहुत नीचे है। एक तो यंग होने नहीं चाहिए, और जितने नहीं होने चाहिए वो उससे ज्यादा यंग है, तो यानी कि यहां पर टू बिल्कुल क्या है, फिट है बिल्कुल। शी इज टू यंग टू बी वॉचिंग दिस मूवी, सही है। और देखो क्या लिखा है, इधर टू और टू का पेयर दिख रहा है आपको, और बीच में आ रहा है यंग। अब आपको सर ये तो प्लेजेंट हो सकता है ना, एडजेक्टिव सर ये अनप्लेजेंट कैसे है, बुरी बात कहां है इसमें, मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव प्लेजेंट अनप्लेजेंट हो ना हो, जो आपका मीनिंग जो सेंस है वो प्लेजेंट अनप्लेजेंट होना चाहिए। और वैसे भी जब आप टू और टू का पेयर लगाते हो, ध्यान रखना, ये जब भी आप टू और टू का पेयर लगाते हो तो इनके बीच में आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी का मतलब प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों तरह के एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। जब भी आप टू और टू लगाते हो तो इनके बीच में आप प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों तरह के एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अगर ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं माय फादर इज टू गुड, माय फादर इज टू गुड, सही कि गलत, या फिर ऐसे करते हैं, माय फादर इज अ टू गुड मैन, इज अ टू गुड मैन, सही कि गलत, माय फादर इज अ टू गुड मैन, जल्दी बताएंगे सभी, सही या गलत।
हाँ, टू के साथ मच का यूज कर सकते हैं, बताया था मैंने, बता चुका हूं मैं। बहुत अच्छा, आप सबने सही आंसर दिया है, तालियां, आप सबके लिए तालियां। मैंने बताया था कि टू के साथ मच का यूज भी होता है, एक होता है टू मच, एक होता है मच टू, मैं पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है। सर अब आपसे पढ़ के इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, काश आपसे पहले पढ़े होते। कोई बात नहीं, पहले नहीं पढ़े तो अब तो पढ़ ही रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छे से पढ़ लो, इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो, और बस एग्जाम क्लियर कर लो, नौकरी ले लो, ठीक है। हाँ, माई फादर इज अ वेरी गुड मैन, ये क्या है, इनकरेक्ट है। यहां पर क्या आ जाएगा, माई फादर इज अ वेरी गुड मैन, ठीक है। सही क्या हो जाएगा, माई फादर इज अ वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। गलत क्यों जा रहा था, टू लगाने का मतलब है कि जितना अच्छा नहीं होना चाहिए उतने अच्छे हैं। तो यानी कि जैसे ही मैं ये बोलूंगा जितना अच्छा नहीं होना चाहिए उतने अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंस को नेगेटिव की तरफ ले गया ये। जबकि मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉजिटिव होने की बात कर रहा हूं, सेंस के। मैं अपने पिताजी को एक अच्छा आदमी बता रहा हूं ना, तो सेंस मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन टू लगने का मतलब सेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ऑल क्लियर। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं शी इज टू embarrassed for her behavior, बताओ। शी इज टू एम्बेरेस्ड फॉर हर बिहेवियर, बताइए सही है गलत, जल्दी बताइए। शी इज टू एम्बेरेस्ड फॉर हर बिहेवियर। जल्दी बताइए, राइट और रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट। सही है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, चलो मेरे को खुशी है कि आप लोग सीख गए। अब कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है, एक चीज बताओ, आप सेंस को पकड़ा करो। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि यार मैं बहुत शर्मिंदा था, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर मैं बोलता हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा था, ये मैं बहुत शर्मिंदा हूं, एम्बैरेस्ड का मतलब शर्मिंदा, तो मेरे बोलने के पीछे मेरा सेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मेरे बोलने के पीछे मेरा सेंस क्या है, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव सेंस है, मुझे पता है, तो टू लगाने में कैसी दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। शी इज टू एम्बैरेस्ड फॉर हर बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर के लिए वो क्या है, बहुत एम्बैरेस्ड है, अपने बिहेवियर के लिए वो क्या है, बहुत एम्बैरेस्ड है। क्लियर नहीं दिख रहा था ये, अपने बिहेवियर के लिए वो क्या है, बहुत एम्बैरेस्ड है। तो जब मुझे पता है कि सेंस नेगेटिव है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेंस क्या है, नेगेटिव। पढ़कर पता लग रहा है कि कोई अगर एम्बैरेस्ड होने की बात कर रहा है, मतलब सेंस उसके पीछे क्या है, नेगेटिव है। यही आपको पता करना है, ठीक है। ऑल क्लियर। आगे बढ़े, देखिए
अच्छा ये समझ में आ गया आपको, टू का यूज समझ में आ गया। थोड़ा टू और टू के बारे में मैं आपको समझा रहा था। मैंने अभी क्या बताया था कि जो टू और टू होता है, टू और टू होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया था, इसके बीच में प्लेजेंट एडजेक्टिव, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, प्लेजेंट सेंस, अनप्लेजेंट सेंस दोनों हो सकता है। इसको आप प्लेजेंट सेंस के लिए भी यूज कर सकते हो और जो अनप्लेजेंट सेंस दे उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इनके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो भी ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि टू के बाद वैसे भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहता है। टू के बाद वैसे भी क्या रहता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहता है, ठीक है। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। जैसे देखो एक एग्जांपल के लिखते हैं, आप बताना इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, शी इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। बताइए, शी इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, ये सही है गलत है? आप लोग टाइम ले लोगे, मैं बताता हूं। देखो टू और टू के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव कह रहा हूं, प्लेजेंट एंड प्लेजेंट दोनों एडजेक्टिव आ सकता है, सेंस प्लेजेंट भी हो सकता है और अनप्लेजेंट भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव डिग्री का है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री का है क्योंकि स्मार्ट है। अगर स्मार्टर होता तो गलत हो जाता, अगर स्मार्टर होता तो गलत हो जाता है। यहां पर स्मार्ट है यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो शी इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। अब इसकी मीनिंग क्या बनती है, क्योंकि टू लगा हुआ है ना, तो उसका मीनिंग क्या बनता है कि वह जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है इस ट्रिक को समझने के लिए, इस ट्रिक को समझने के लिए, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे समझाने का मतलब क्या है कि मान लो ये मान लो स्मार्टनेस का लेवल है, ये मान लो स्मार्टनेस का लेवल है, यहां से शुरू होता है ये लेवल 1 2 3 4 5 6। मान लो कि कोई ट्रिक है, उस ट्रिक को समझने के लिए ये वाला लेवल चाहिए हमें, उस ट्रिक को समझने के लिए मैं ये वाला, यानी कि अगर कोई इस लेवल का स्मार्ट है तो ट्रिक को समझ सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, शी इज टू स्मार्ट। टू स्मार्ट का मतलब जरूरत से ज्यादा स्मार्ट, यानी कि अगर जरूरत इतने की है, अगर स्मार्ट होने की आवश्यकता मान लो इतनी है ना, तो वो टू स्मार्ट है। तो टू स्मार्ट का मतलब भैया इससे तो ज्यादा ही है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, इतनी रिक्वायरमेंट है। इस ट्रिक को समझने के लिए हमें स्मार्टनेस के इस वाले लेवल की आवश्यकता है। लेकिन मैंने बोला शी इज टू स्मार्ट, तो यहां पर टू स्मार्ट का मतलब क्या है कि भैया जरूरत से क्या है, ज्यादा समझदार है, मतलब इस लेवल से तो वो ऊपर है, चाहे ये हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि टू और टू के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंस वाले एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। ऑल क्लियर? शी इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, ये बिल्कुल क्या है अपने आप में ठीक है। ऑल क्लियर? आया समझ में भाई? शी इज टू स्मार्ट, ठीक है। सही है, ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े, चलो। अब है लेट, लेटली, नियर, नियरली। बहुत प्यारे प्यारे एडवर्ब्स है ये, ध्यान से देखना है। एक होता लेट, लेट आप जानते हो, लेट एक एडजेक्टिव भी एक एडवर्ब भी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो लेट है ना, ये जो लेट है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एक एडवर्ब भी है, दोनों का ही काम करता है ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं कि आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ये लिखा मैंने, ठीक है। देखो चीजों को जिस दिन समझना आ जाएगा ना आपको, उस दिन सारा काम आसान हो जाएगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, समझना आना चाहिए। मैंने बोला आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग, तो यहां पर जो लेट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को क्वालिफाई कर रहा है, हाँ कि ना, कि आई वॉज लेट। यहां पर मैंने कोई काम तो नहीं किया, मैंने बोला भाई मैं लेट था, तो आई वॉज लेट, यानी कि जो लेट है वो मेरे बारे में बात कर रहा है कि आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, ठीक है। टू एंड टू का प्रोनाउंसिएशन से, हाँ सेम प्रोनाउंसिएशन है, टू को भी टू पढ़ते हैं, टू को भी टू पढ़ते हैं, ठीक है। आई वॉज लेट यानी कि मैं लेट था, यानी कि ये आई क्या है? प्रोनाउन है, ये आई क्या है? प्रोनाउन है। ये लेट जो है इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो मतलब लेट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो लेट अपने आप में एडजेक्टिव भी है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता कि आई केम लेट, आई केम लेट
फॉर द मीटिंग, आई केम लेट फॉर द मीटिंग। बहुत प्यार से और आराम से समझो। अब मैंने ये तो नहीं बोला कि आई वॉज लेट या आई एम लेट, मैंने बोला आई केम लेट, यानी कि मैं आया। ये जो वर्ब है, आने का जो काम है, वो किसका काम है? आई का काम है। कि आया कौन? मैं आया। आई केम, मैं आया। कैसे आया? लेट आया। यानी कि जो लेट है, अब ये मेरी विशेषता नहीं बता रहा, ये मेरे काम की विशेषता बता रहा कि मैं आया। कैसे आया? लेट आया। यानी कि जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। यानी कि लेट जो है अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। बच्चे गलती कहां पर करते हैं ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि जहां पर भी एल वाई लग जाए लास्ट में वो एडवर्ब है। गलत है। हमेशा मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाएगा। नहीं, रट्टा नहीं लगाना है। लेट अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, समझ में आया भाई? मैंने क्या बोला? लेट जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का ही काम करता है। तो लेटली क्या है फिर? सर लेटली क्या होगा फिर? लेटली भी तो एडवर्ब होगा। लेटली एडवर्ब है, लेकिन लेटली का देर से कोई लेना देना नहीं। जैसे लेट का मतलब क्या है? देरी से। लेट हम कब बोलते हैं? जैसे मान लो कोई प्रॉपर टाइम है, उस प्रॉपर टाइम के बाद कुछ भी हुआ तो वो लेट है। यानी कि लेट का जो संबंध है वो टाइम से है। किससे है? टाइम से। अगर कोई भी चीज एक प्रॉपर टाइम के बाद है तो हम उसे लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेट। लेकिन जो लेटली है इसका संबंध एक प्रॉपर टाइम के बाद से होने वाली किसी घटना से नहीं है। लेटली का सिंपल मतलब होता है रिसेंटली। देखो लेट का मतलब क्या होता है? आफ्टर द प्रॉपर टाइम। मतलब मान लो कोई भी एक प्रॉपर टाइम डिसाइड किया हम लोगों ने कि भाई हम लोग 12 बजे मिलेंगे, हम लोग या 12:30 मिलेंगे, हम लोग 12:30 मिलेंगे और कोई बंदा 12:32 पे आया, तो समय के अनुसार वो क्या है? बाद में आया है, यानी कि फिक्स टाइम के बाद में आया, तो मतलब वो लेट है। और अगर मैं बात करूं लेटली, तो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि हाल ही का, हाल ही में या हाल ही का। ठीक है, बोलते हैं रिसेंटली कि रिसेंटली मैं उससे मिला था रिसेंटली मैं उससे मिला था, रिसेंटली। ठीक है, तो यू आर लेट फॉर द मीटिंग, यहां पर जो लेट है वो यू को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये समय की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, यहां पर देखो लेटली है, यहां पर क्या? लेटली। तो यहां पर समय से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर क्या? इसका मतलब रिसेंटली है। इसका मतलब क्या है? आई हैव नॉट मेट हिम लेटली कि मतलब रिसेंटली मैं उससे मिला नहीं हूं। यहां पर इसका मतलब क्या है? रिसेंटली, कि रिसेंटली मैं उससे मिला नहीं हूं। ठीक है, यानी कि हाल फिलहाल में, बोलते हैं ना हाल फिलहाल में, तो मैं उससे हाल फिलहाल में भी नहीं मिला हूं, काफी समय पहले मिला था तो मिला था। ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेटली, ही हैज बीन फीलिंग बेटर लेटली, यहां पर भी लेटली का मतलब क्या? हाल ही में या हाल ही का। तो वो हाल ही में अभी बेटर फील कर रहा है, वो अभी हाल ही में वो बेटर फील कर रहा है, पहले बेकार फील कर रहा था, लेकिन अगर मैं हाल ही की बात करूं तो वो बेटर फील कर रहा है। ठीक है, तो लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली। तो ध्यान रखना इसको। नियर का मतलब होता है नॉट फार अवे, नियर का मतलब पास, सिंपल। नियर का मतलब क्या होता है? पास। नॉट फार अवे, नॉट फार अवे इन टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, नियर यानी कि नॉट फार अवे इन टाइम और डिस्टेंस। समझ में आ गया भाई? ऑल क्लियर? नॉट फार अवे यानी कि दूर नहीं। अब वो चाहे समय की दूरी की बात करे या डिस्टेंस की दूरी की बात करे, जैसे बोलते हैं ना नियर फ्यूचर में, तो नियर फ्यूचर का मतलब क्या है? कि बहुत जल्दी, यानी कि पास में ही। तो ये टाइम वाले पास की बात हो रही है। तो पास का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है और प्लेस के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, और नियरली का मतलब क्या होता है? लगभग। नियरली का मतलब क्या होता है? लगभग। ठीक है, नियरली का मतलब क्या होता है? लगभग। तो नियर और नियरली में बहुत फर्क है। इसका आसपास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका डिस्टेंस या टाइम से कोई लेना देना नहीं है। नियरली का मतलब होता है लगभग, जैसे ना ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। या नॉट कंप्लीटली या फिर एग्जैक्टली, जब कोई भी चीज कंप्लीटली नहीं है तो वो लगभग है। एक होता है कंप्लीटली, एक होता है लगभग। तो लगभग वाला क्या होता है? आपका क्लोजली होता है। ऑल क्लियर? समझ में आया? एग्जांपल देखो, इट्स नियरली 10 ईयर्स, इट्स नियरली 10 ईयर्स। नियरली का मतलब क्या है? लगभग। नियरली का मतलब क्या है? लगभग। तो क्या मतलब है इसका? इट्स नियरली 10 ईयर्स, यानी कि लगभग 10 साल हो चुके हैं। सिंस आई हैव मेट हर, जब से मैं उससे मिला हूं, यानी कि उससे मिले हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं, यानी कि मैं उससे 10 साल पहले मिला था। यह मतलब है इसका। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? यानी कि यहां पर मैं किसी प्रकार के डिस्टेंस की या टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर इसका मतलब है लगभग, कि मुझे उससे मिले लगभग 10 साल हो चुके हैं। वी आर प्लानिंग टू मूव टू मुंबई, हम मुंबई मूव करने का प्लान कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। तो नियर का मतलब क्या है? नजदीक के। नियर फ्यूचर का मतलब नजदीकी फ्यूचर में।
यानी कि बहुत ही जल्दी। तो नियर का मतलब यहां पर क्या है, पास, यानी कि फ्यूचर में बहुत ही जल्दी। तो यहां पर नियर पास तो है, लेकिन कौन सा पास, समय में पास की बात हो रही है, मतलब ज्यादा आगे नहीं, नॉट फार अवे, ज्यादा आगे नहीं, पास में ही। ये समय वाला पास है, एक डिस्टेंस वाला भी पास होता है, सही है। जैसे कि बोलते हैं देयर इज अ टेंपल नियर माई हाउस, कि मेरे घर के पास क्या है, एक मंदिर है, तो वो वाला पास किसको दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। तो नियर और नियरली में फर्क समझ में आया, ठीक है। नियरली का मतलब क्या होता है, लगभग, और नियर का मतलब क्या होता है, पास। ऑल क्लियर भाई। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 6:30 बजे कल आपसे मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से क्या करना, क्योंकि कल मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं बहुत सारे, तो अब तक आप क्या करना, पूरा रिवाइज करके आना। जितनी भी क्लास हुई है ना, आपने नोट्स बनाए होंगे, पीडीएफ भी आपको पता है क्लास के साथ में अपलोड होती है, तो पूरा रिवाइज करके आना, ताकि कल जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस दूं तो आप उसको इजीली कर सको, ठीक है भाई। अब आप अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, जैसे मैं बोलता हूं। मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। गुड नाइट सभी को भाई।